आज मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। सास के कहने पर मैं तैयार हो गई। मुझे डॉक्टर ईसा के पास ले गई, जिन्होंने मेरा कुछ टेस्ट वगैरह किया। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप का रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर ईसा के पास ही बैठी हुई थी। तो डॉक्टर ईसा बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वह तजुर्बा वाली थी, इसलिए उनको बाहर नहीं भेजा। काफ़ी देर इंतजार करती रही, फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माही, क्या आपको बचपन में कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कह रही हैं? और इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। ओ क्या? मैंने परेशान लहजे में पूछा। कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने के लक्षण मौजूद नहीं हैं। पैदाइशी कमी है, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चे पैदा करने वाले निशान मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरा तो दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी दुख लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आदर्श से मोहब्बत की शादी की थी। वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो भी कहे उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह बाकी न रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आदर्श की जिंदगी में क्या काम। उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं हमेशा के लिए बंद हो जाऊं। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्द था। फिर कुछ वक्त के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रसीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रसीदा बेगम के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चा पैदा न कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हो, रसीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती हैं बेटी, और उसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ऐसे बातें कर रही है। मगर तू फिक्र न कर, तुझे रसीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बातें सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी रागनी को भी उसी के पास लेकर गई थी और रसीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद उसी महीने प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को सास ने कहा था कि मेरे साथ रसीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने को कहा। हम दोनों लोग रसीदा बेगम के आशियाने घर पर चली गई। रसीदा बेगम के पास काफी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रसीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी पैदा हुए। यह सुनकर मेरी तो सारी फिक्र खत्म हो गई कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तभी रसीदा बेगम के पास गई तो इन्होंने मुझ पर फूंक मारा और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए। और हाँ, साथ में जो मंत्र बता रही हूँ उसे जरूर पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला पैकेट मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी कि इसे मैं संभाल कर रखूंगी। तुझे गोलियों का नहीं पता, यह एक कीमती चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली हैं वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी भी अपनी बहू के किसी कमी को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लिए लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक पैकेट थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ ही गोलियां खा लेना और खबरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधे सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर करने के लिए सोना जरूरी है।
जी, समझ गई। मैंने हाँ में सर झुका लिया। मेरी सास कमरे में चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि भगवान ने मुझे किस कदर मेहरबान सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आदर्श आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज़ से मतलब ही ना हो। अलबत्ता जब यह पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इनके चेहरे पर गम के भाव जरूर देखे थे। उसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर ये गोली रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी, जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब मैं इंतजार कर रही थी कि कब ये वक्त गुजरे और मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊं। यूं 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में न आता कि कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था। मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाए। वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन पूरा होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे शायद जल्दी खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज आखिरी दिन था, सारा किया बर्बाद हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ यह मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर मुझ पर होगा भी या नहीं। फिर सोचने लगी, रसीदा बेगम कौन सी दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। भोर के वक्त सुबह अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी, तो बाकियों का असर बर्बाद नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो जल्दी से रसीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई, तो मैं भी सोने का नाटक कर सो गई कि कहीं समझे कि मैंने गोली नहीं खाए, क्योंकि गोलियों के असर से अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रहीं। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अभी सोती बनी रही थी कि कहीं उन्हें शक न हो जाए मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब इन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की, तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछलकर हलक में आ गया। इन्होंने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है, जो अपने जादू टोना में मसरूफ है। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर वह घबरा गई, बोली, खामोश हो जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। इन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस जादू टोना से मुझे उलझन हो रही थी। रूम में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की एक कोने की तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था, बहुत अंधेरा सा कमरा था। इसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह कमरा घर की पिछली कोना में था। मैं अपने पति आदर्श को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया।
मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस जादू टोना में शामिल है और उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आदर्श ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब जादू टोना करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर ईसा के पास गई थी। अच्छा, क्या? वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आदर्श ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। भगवान के लिए आदर्श, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदर्श ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आदर्श ने नजराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी धार्मिक और जादू टोना वाली हैं और उनसे झाड़ फूक करवाने आते हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सब झाड़ फूक कम की हुई है, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। अम्मा उन लोगों की मदद करती हैं, खासकर बाज़ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रसीदा बेगम है ना, वैसा ही बनना चाहती हैं और इसके लिए इन पर तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस जादू की इजाज़त हो। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है। वो अगर ये तंत्र मंत्र कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने पति की राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो आदर्श? तुम्हारी अक्ल को हो क्या गया है? तुम्हारी माँ सरासर गंवारपन में पड़ी हैं। उनको यह तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बाज नहीं थी तो मुझे खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं क्या? यह बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आदर्श ने इत्मीनान से कहा। मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ने एक दिया है तो भगवान और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आदर्श, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही हैं वह सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आदर्श ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वह इस कदर बेदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया तो फिर मुझसे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को तंत्र मंत्र करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आदर्श ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आदर्श, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे तंत्र मंत्र नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। आदर्श पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर गम नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाजें आई। फिर वह भागा और मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेगी। फिर आदर्श ने मुझे अपने दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया।
बोला, कुछ समय यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। अम्मा पर जुनून सवार हो चुका है, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। आदर्श की बात सही थी। भोर के वक्त मैं अपना सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहे। वहां पहुंची तो अमन और उसकी बीवी ने मेरा बहुत अच्छा खातिरदारी किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। आराम से 6 महीने वहां रही। इस दौरान आदर्श ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन सलोनी दीदी ने मुझे बोला कि मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को पति की जरूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आदर्श आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। वर्षों के बीमार और लाचार लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। आदर्श तकरीबन रोने लगे थे। आदर्श, क्या हुआ है? आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आदर्श ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सजा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके होश बिगड़ गए। वो अपनी दिमागी हालत खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो मौत की कसम में हैं। आदर्श की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने पति की बातें सुनकर मैं अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही भलाई है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर सेवा की और मुझसे बार बार माफी मांगती, मगर इन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि इनकी मौत इंतहाई तकलीफ दे हुई। उनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी सीख मिली। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और न ही कभी तंत्र मंत्र करूंगी। चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हुए हो, मगर मैं कभी भगवान से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।